नमस्कार, मनी 9 के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए विवादों से जुड़ी खबरों की भी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों का सिलसिला कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों के साथ। सोमवार 18 सितंबर को वोडाफोन आइडिया का शेयर दो खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि कंपनी ने टेलीकॉम विभाग यानी डीओटी को 1701 करोड़ रुपए की रकम चुकाई है। यह रकम 2022 में हुई नीलामी में खरीदे गए 5G स्पेक्ट्रम के लिए अदा की गई है। दूसरी खबर यह है कि वीकेंड पर ऐसी चर्चा थी कि वोडाफोन आइडिया का टेकओवर हो सकता है। अमेरिका की 3 कंपनियां वेरिजॉन, अमेजॉन और स्टारलिंक इस कंपनी को खरीदने की होड़ में है। हालांकि सोमवार की सुबह वोडाफोन आइडिया ने इस खबर का खंडन कर दिया। इस खंडन के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर में ऊपरी स्तर पर बिकवाली हावी हो गई और 18 सितंबर को शेयर दिन के दौरान 7% गिरकर 10 रुपये 80 पैसे तक फिसल गया था और कारोबार की समाप्ति करीब 6.5% की कमजोरी के साथ 10 रुपये 95 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। दूसरी खबर, एक समय देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यानी FRL के कर समाधान के लिए मिली एकमात्र बोली को स्वीकार करने पर होने वाली वोटिंग को बैंकों ने 30 सितंबर तक टाल दिया है। कंपनी नामा के 90वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इस बोली को स्वीकार करने को लेकर बैंकों में काफी मतभेद है। बैंकों ने इससे पहले बोली लगाने वाली कंपनी स्पेस मंत्रा के ऑफर पर वोटिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 7 सितंबर तक कर दी थी, जो पहले 30 अगस्त थी। 18 मई को खुली बोलियों के मुताबिक NBCC के पूर्व चेयरमैन अनूप कुमार मित्तल की ओर से स्थापित स्पेस मंत्रा एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने पूरी कंपनी के टेकओवर के लिए 553 करोड़ रुपए की फाइनल बोली जमा की थी। हालांकि स्पेस मंत्रा का ऑफर इस कंपनी के कुल बकाये का केवल 2.79% हिस्सा है, क्योंकि फ्यूचर रिटेल पर लेंडर्स का कुल 19,773 करोड़ रुपए का बकाया है। और इस एकमात्र बोली को स्वीकार करने को लेकर कुछ बैंक राजी हैं, पर कुछ ने संदेह जताया है क्योंकि बोली की रकम काफी कम है। सोमवार 18 सितंबर को फ्यूचर रिटेल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 3 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, सोमवार 18 सितंबर को जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल के IPO के शेयरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग शानदार रही। 735 रुपए प्रति शेयर की इशू प्राइस के मुकाबले NSE पर शेयर 973 रुपए पर खुला, यानी कि इशू प्राइस से 32.4% प्रीमियम पर शेयर की लिस्टिंग हुई। दरअसल इस IPO को रिस्पॉन्स काफी शानदार मिला था। यह IPO कुल 65 गुना के आसपास भरा था, जिसमें QIB और HNI और रिटेल को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला था। इस IPO के जरिए कंपनी ने कुल 869 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। 18 सितंबर को कारोबार खत्म होने पर जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल का शेयर 46% की बढ़त के साथ 1073 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। हालांकि दिन के दौरान शेयर 51% के प्रीमियम के साथ 1108 रुपये 95 पैसे के स्तर तक भी उछल गया था। चौथी खबर, देश की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी टाटा स्टील को यूके की सरकार से राहत मिली है। दरअसल कंपनी को यूके की सरकार से करीब 50 करोड़ पाउंड का बेल आउट मिला है। कंपनी के पोर्ट टैलबर्ट स्टील प्लांट को इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यानी बिजली से चलने वाले भट्टे में तब्दील करने के लिए टाटा स्टील और यूके की सरकार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। इस प्लांट के भट्टे को बिजली पर तब्दील करने में 125 करोड़ पाउंड की रकम खर्च होगी, जिसके तहत टाटा स्टील को यूके सरकार से 50 करोड़ पाउंड की एक ग्रांट मिली है। इस एग्रीमेंट के जरिए कंपनी के पोर्ट टैलबर्ट प्लांट से अगले 10 साल में 5 करोड़ टन कार्बन इमिशन की कमी होगी। साथ ही प्लांट में काम कर रहे अधिकतर लोगों की नौकरी भी बची रहेगी। इस एग्रीमेंट के बाद जेफरीज ने इस शेयर के लिए 145 रुपये, CLSA ने 125 रुपये से बढ़ाकर 145 रुपये, सिटी ने 140 रुपये और मॉर्गन स्टैनली ने 119 रुपये का लक्ष्य तय किया है और ज्यादातर ब्रोकर्स इस कदम को पॉजिटिव बता रहे हैं। सोमवार 18 सितंबर को टाटा स्टील का शेयर 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 130 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। पांचवी खबर, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने बीते वीकेंड पर अपनी स्लोवाकिया की सब्सिडरी कंपनी को बंद करने की घोषणा की है। यही नहीं, जोमैटो ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी की ही सब्सिडरी कंपनी जोमैटो स्लोवाकिया के जरिए इस कंपनी के लिक्विडेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया 14 सितंबर को शुरू हो गई थी और सारी मंजूरियां मिलने के बाद पूरी होने में 9 से 12 महीने का समय लगेगा। कंपनी की ओर से यह कदम मुनाफे को सुधारने के लिए लिया गया है। इससे पहले जोमैटो अपनी 6 विदेशी सब्सिडरी कंपनियों को बंद कर चुकी है। जहां तक स्लोवाकिया की बात है तो जोमैटो ने इस मार्केट में 2014 में ऑनलाइन रेस्टोरेंट डिस्कवरी गाइड obedova.sk की खरीद के जरिए एंट्री ली थी। पर जोमैटो स्लोवाकिया के लिक्विडेशन से कंपनी के टर्नओवर या रेवेन्यू पर कोई असर नहीं होगा। सोमवार 18 सितंबर को जोमैटो का शेयर करीब 1% की कमजोरी के साथ 102 रुपये 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर,
अमेरिकी कंपनी हंटिंग एनर्जी और पाइप बनाने वाली भारतीय कंपनी जिंदल सौ ने मिलकर नासिक, महाराष्ट्र में करीब $2.5 करोड़ से ज्यादा की लागत से OCTG थ्रेडिंग प्लांट लगाया है। सोमवार को इस कारखाने का उद्घाटन किया गया। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर जिंदल हंटिंग एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी JHESL के नाम के तहत एक जॉइंट वेंचर के जरिए इस प्लांट की शुरुआत की है, जो कि 2019 में किया गया था। 70,000 मीट्रिक टन की सालाना क्षमता वाला JHESL का ये प्लांट एकमात्र ऐसा प्लांट है जो भारत में तेल गैस सेक्टर से OCTG मार्केट के लिए प्रीमियम कनेक्शंस वाले पाइप्स और ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करेगा। सोमवार 18 सितंबर को जिंदल सौ का शेयर 2.5% की गिरावट के साथ 360 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सातवीं खबर, बुधवार 20 सितंबर को RR काबिल के IPO के दौरान जारी हुए शेयरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग बाजार अनुमान से बेहतर देखने को मिली। 1035 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले RR काबिल का शेयर 1180 रुपये पर खुला, यानी कि लिस्टिंग इशू प्राइस से 14% के प्रीमियम के साथ हुई। इस IPO को रिस्पांस ठीक ठाक मिला था। यह IPO कुल 19 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, इसलिए बाजार को केवल 8 से 10% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होने की उम्मीद थी। इसके अलावा इस कंपनी ने लिस्टिंग के साथ एक इतिहास भी रचा था, और वो ये कि T+2 सिस्टम के तहत लिस्ट होने वाली ये पहली कंपनी बन गई है। ये IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 15 सितंबर यानी बीते शुक्रवार को बंद हुआ था और बंद होने के बाद केवल दूसरे ट्रेडिंग सत्र यानी 20 सितंबर को लिस्ट हुआ। 20 सितंबर को RR काबिल का शेयर 14.5% के प्रीमियम के साथ 1186 रुपये 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और दिन के दौरान ये शेयर 17.2% के प्रीमियम के साथ 1212 रुपये 70 पैसे तक उछल गया था। आठवीं खबर, देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC बैंक को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई, एक अच्छी एक खराब। अच्छी खबर यह है कि बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने बैंक के MD एंड CEO शशिधर जगदीशन का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 27 अक्टूबर 2023 को दोबारा शुरू होकर 26 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। खराब खबर यह है कि सोमवार 18 सितंबर की शाम को बैंक की एनालिस्ट और संस्थागत निवेशकों के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रबंधन ने अपनी पेरेंट कंपनी HDFC के साथ हुए मर्जर के चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM, नेटवर्थ और एसेट क्वालिटी में छोटी अवधि में गिरावट होने के संकेत दिए हैं। बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर श्रीनिवासन वैद्यनाथन ने इस मीटिंग में कहा कि बैंक के NIM में 1/4% की कमी हो सकती है। इसके अलावा 1 जुलाई को मर्जर के बाद बनी कंपनी के NPA बढ़कर 1.4% हो गए, जो जून के अंत तक बैंक के 1.2% के NPA से 0.2% ज़्यादा है। और तीसरी बात ये कि HDFC के नेटवर्थ में एकमुश्त 20,000 करोड़ रुपए की कमी होगी। जाहिर सी बात है कि इन सब का आने वाले तिमाहियों में बैंक के मुनाफे पर असर पड़ने का अनुमान है। इस एनालिस्ट मीट के बाद HDFC बैंक को लेकर ब्रोकर्स का नजरिया बदला है और कई ब्रोकर्स की ओर से शेयर के टारगेट में कमी के चलते 20 सितंबर को HDFC बैंक का शेयर BSE पर 4% की गिरावट के साथ 1563 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और सोमवार से गुरुवार के दौरान 3 दिन में इस बैंक की मार्केट कैप में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की कमी देखने को मिली। नौवीं खबर, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL का शेयर इस हफ्ते 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी के दिन रिलायंस जियो ने फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड जियो एयर फाइबर को देश के 8 शहरों में लॉन्च कर दिया। जियो एयर फाइबर के प्लान्स की शुरुआती कीमत 599 रुपये रखी गई है, जो कि प्रतिद्वंदी कंपनी भारती एयरटेल के एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर के 799 रुपये के शुरुआती प्लान से सस्ती है। एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर फिलहाल केवल दिल्ली और मुंबई में अवेलेबल है। वहीं बुधवार 20 सितंबर को NSE पर इस कंपनी के 1 करोड़ 90 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई, जिसमें करीब 0.35% शेयरों का लेन देन हुआ। इस ब्लॉक डील की वैल्यू 4,563 करोड़ रुपए की थी और इस ब्लॉक डील के बाद 20 सितंबर को कारोबार के दौरान RIL का शेयर 2 महीने के निचले स्तर 2,355 रुपये तक फिसल गया था और कारोबार के अंत में शेयर करीब 2.25% गिरकर 2,380 रुपये 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के साथ AI एप्लीकेशंस और सॉल्यूशंस के लिए करार किया है। इन्फोसिस की पहली AI ऑफरिंग टोपाज के नाम से आ रही है। इसके अलावा इन्फोसिस की एनवीडिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने की भी योजना है, जिसमें 50,000 कर्मचारियों को एनवीडिया AI टेक्नोलॉजी पर ट्रेन और सर्टिफाई किया जाएगा। इससे ये कर्मचारी कंपनी के ग्राहकों को जेनरेटिव AI एक्सपर्टीज मुहैया करवा पाएंगे। 20 सितंबर को इन्फोसिस का शेयर मामूली बढ़त के साथ 1492 रुपये 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 11वीं खबर, चिंग्स सीक्रेट और स्मिथ एंड जोन्स नाम के फेमस ब्रांड को ऑपरेट करने वाली मुंबई की कंपनी कैपिटल फूड्स को खरीदने के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी TCPL की बातचीत चल रही है। इस डील के तहत TCPL
शुरुआत में 3 निवेशकों से कैपिटल फूड्स में 65 से 70% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस सौदे के हिसाब से कैपिटल फूड्स की वैल्यू 5,500 करोड़ रुपए होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस डील को लेकर बातचीत कई हफ्तों से चल रही है। हमने भी आपको 67वें और कंपनी नामा के 73वें एपिसोड में बताया था कि इस कंपनी को खरीदने के लिए नेस्ले ऐसे यानी कि नेस्ले की पेरेंट कंपनी टाटा कंज्यूमर, क्राफ्ट हाइंस और आईटीसी के साथ मुकाबला चल रहा है और अब कहा जा रहा है कि ये डील अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि कैपिटल फूड्स देसी चाइनीज फ्लेवर्स में चिंग्स सीक्रेट ब्रांड के तहत स्पाइसी नूडल्स और फ्यूजन चटनीज बेचती है। इसके अलावा ये कंपनी स्मिथ एंड जोन्स के नाम से कुकिंग पेस्ट और मसाला मिक्सेस भी बेचती है। 21 सितंबर को टाटा कंज्यूमर का शेयर मामूली बढ़त के साथ 870 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 12वीं खबर, गुरुवार 21 सितंबर को ईएमएस लिमिटेड के शेयरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग काफ़ी दमदार रही। कमजोर बाजार के बावजूद एनएसई पर इस शेयर की लिस्टिंग इशू प्राइस से करीब 34% के प्रीमियम पर हुई। 211 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले ईएमएस लिमिटेड का शेयर एनएसई पर 282 रुपये 5 पैसे के स्तर पर खुला। दमदार लिस्टिंग के पीछे वजह है इस आईपीओ को मिला शानदार रिस्पांस। ये आईपीओ कुल 76 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें क्यूआईबी का कोटा 150 गुना, एचएनआईज का हिस्सा 84 गुना और रिटेल का हिस्सा करीब 31 गुना के आसपास भरा था। 21 सितंबर को ईएमएस लिमिटेड का शेयर करीब 15% के प्रीमियम के साथ 278 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। हालांकि दिन के दौरान इस शेयर ने 291 रुपये का हाई भी छुआ था। 13वीं खबर, बुधवार 20 सितंबर को बाजार बंद होने के बाद केंद्र सरकार ने पावर जनरेशन कारोबार से जुड़ी कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड का ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल लाने की घोषणा की। इस ओएफएस के जरिए सरकार की 2.46% हिस्सेदारी बेचने की योजना थी, पर नॉन रिटेल हिस्से को अच्छा रिस्पांस मिलने के चलते सरकार ने 2.46% हिस्से के ग्रीन शू ऑप्शन यानी अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने के विकल्प को भी एक्सरसाइज करने का फैसला लिया। 21 सितंबर को नॉन रिटेल या संस्थागत निवेशकों के लिए खुले इस ओएफएस को 2.4 गुना ज्यादा बोलियां मिली। इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस 69 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि बुधवार 20 सितंबर की 81 रुपये 75 पैसे की क्लोजिंग से करीब 15.5% के डिस्काउंट पर था। यही कारण है कि 21 सितंबर को एसजेवीएन का शेयर करीब 13% की गिरावट के साथ 71 रुपये 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 22 सितंबर को रिटेल निवेशकों के लिए खुला कोटा करीब 5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस ओएफएस के जरिए हिस्सा बेचकर सरकार को करीब 1330 करोड़ रुपए की रकम हाथ लगी है। 22 सितंबर को एसजेवीएन का शेयर करीब 2.5% की बढ़त के साथ 72 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 14वीं खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी वीआरएल की ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट फंड्स के साथ $1 अरब का छोटी अवधि का लोन लेने के लिए बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। इन फंड्स में सेरेबरस कैपिटल, बेन कैपिटल, एरस एसएसजी कैपिटल और डेविडसन कैंपनर के नाम सामने आए हैं। दरअसल इस लोन की रकम का इस्तेमाल 2024 और 2025 में मैच्योर हो रहे करीब $3.25 अरब के बॉन्ड्स के भुगतान पर किया जाएगा। वीआरएल को जनवरी 2024 में $1 अरब, इसके बाद अगस्त में एक और $1 अरब और उसके बाद मार्च 2025 में करीब $1.25 अरब के बॉन्ड्स का भुगतान करना है। इसके अलावा 21 सितंबर की शाम को भारत में लिस्टेड कंपनी वेदांता के बोर्ड ने एनसीडीज के जरिए 2,500 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी। इस बोर्ड बैठक से पहले 21 सितंबर को वेदांता का शेयर करीब 2.25% की कमजोरी के साथ 226 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 224 रुपये 65 पैसे का 52 वीक लो भी टच किया था। 15वीं खबर, गुरुवार 21 सितंबर को बाजार बंद होने के बाद फार्मा सेक्टर की कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने अपनी एपीआई कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज यानी जीएलएस में 75% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। यह हिस्सेदारी निरमा को 615 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेची गई है, जो कि जीएलएस की 626 रुपये 20 पैसे की गुरुवार की क्लोजिंग से करीब 1.25% के डिस्काउंट पर है। दोनों कंपनियों के बीच 5,651 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा तय हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मा के पास जीएलएस की 82.84% हिस्सेदारी थी और इस डील के बाद कंपनी के पास 7.84% बकाया बचेगी और बाकी बचे करीब 17.15% हिस्से के लिए सेबी नियमों के मुताबिक निरमा एक ओपन ऑफर भी लेकर आएगी। आपको बता दें कि ग्लेनमार्क फार्मा की वित्त वर्ष 2023 की आय में जीएलएस का 2,161 करोड़ रुपए यानी कि करीब 17.25% का योगदान था। इस डील से मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी कर्ज भुगतान पर करेगी, क्योंकि ग्लेनमार्क फार्मा पर करीब 4,500 करोड़ रुपए का ग्रॉस कर्ज है। कंपनी नमा के 75वें एपिसोड में हमने आपको पहली बार बताया था कि जीएलएस को खरीदने की दौड़ में 4 कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें निरमा ग्रुप के अलावा अमेरिका की 3 प्राइवेट इक्विटी कंपनियों के नाम भी शामिल है। निरमा ग्रुप को इस डील से हेल्थ केयर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। 22 सितंबर को ग्लेनमार्क लाइफ का शेयर करीब
3% चढ़कर और ग्लेनमार्क फार्मा का शेयर करीब 3% गिरकर बंद हुआ था। 16वीं खबर, गुरुवार 21 सितंबर को हुई ब्लॉक डील के जरिए ईएमआई लिमिटेड यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया के प्रमोटर पवन बजाज ने कंपनी के 96,18,000 शेयर बेचे हैं, जो कि कंपनी के करीब 2.5% हिस्से के बराबर हैं। ये हिस्सेदारी 143 रुपये 3 पैसे प्रति शेयर के भाव पर बेची गई, जिसके मुताबिक सौदे की वैल्यू 137.6 करोड़ रुपए की बैठती है। स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 143 रुपए के भाव पर इस कंपनी के 60,40,000 शेयर खरीदे हैं। जून 2023 के अंत तक प्रमोटर्स के पास इस कंपनी की करीब 78% हिस्सेदारी थी। 21 सितंबर को ईएमआई लिमिटेड का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर यानी 150 रुपये 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, शुक्रवार 22 सितंबर को बाजार में दो कंपनियों के शेयरों ने दस्तक दी, एक सामी होटल्स और दूसरी जैगल प्रीपेड सर्विसेज। सामी होटल्स के शेयरों की लिस्टिंग हल्की पॉजिटिव रही। 126 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर सामी होटल्स का शेयर 134 रुपये 50 पैसे पर यानी करीब 6.25% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। यह आईपीओ कुल 5.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। वहीं जैगल प्रीपेड सर्विसेज के शेयरों की लिस्टिंग डिस्काउंट पर यानी हल्की कमजोरी के साथ देखने को मिली। 164 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर जैगल प्रीपेड का शेयर एकदम सपाट 164 रुपए के स्तर पर ही लिस्ट हुआ। यह आईपीओ कुल 13 गुना के आसपास भरा था। 22 सितंबर को सामी होटल्स का शेयर करीब 16% के प्रीमियम के साथ 146 रुपए के स्तर पर बंद हुआ और जैगल प्रीपेड सर्विसेज का शेयर कारोबार के अंत पर करीब 3.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर 176 रुपए के स्तर तक भी उछल गया था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है, ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर जानते हैं, धनलक्ष्मी बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर श्रीधर कल्याण सुंदरम ने बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। बैंक के एमडी और सीईओ समेत कई अधिकारियों के आचरण की शिकायत करते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। यही नहीं, श्रीधर ने अपने इस्तीफे के कारण में कई और विवादों का भी जिक्र किया है। श्रीधर के इस्तीफे के मुताबिक बैंक के अन्य बोर्ड मेंबर्स की ओर से केवल एमडी और सीईओ के एटीट्यूड को सपोर्ट करने के लिए उनकी ओर से दिए गए वैल्यूएबल इनपुट्स को कई बार नजरअंदाज किया गया है। पर सोमवार 18 सितंबर को जब ये खबर आई, धनलक्ष्मी बैंक का शेयर बाजार की गिरावट और इस खबर के आने के बावजूद करीब 4.5% की मजबूती और दिन के निचले स्तर से 15% की रिकवरी के साथ 30 रुपये 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, अदानी ग्रुप की कंपनियां इस हफ्ते कई खबरों के चलते फोकस में रही। पहली खबर यह है कि मॉरिशस ने मई 2022 में अदानी समूह में निवेश करने वाली एक कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया था। उस कंपनी पर वित्तीय लेन देन और इसके लेखा जोखा को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि उस कंपनी का लाइसेंस रद्द किए जाने का मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के 8 महीने पहले आया था। दूसरी तरफ कोर्ट में दायर एक नई याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदानी समूह में स्टॉक मैनिपुलेशन की जांच करने वाली कमेटी में भी हितों का टकराव हो रहा है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ये अर्जी अनामिका जायसवाल नाम की याचिकाकर्ता की ओर से दी गई है। सोमवार 18 सितंबर को जब ये खबर आई तो अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स के शेयर करीब 1.5 से 2% की गिरावट लेकर बंद हुए थे। 19 सितंबर को खबर आई कि डीबी रियल्टी ने कन्वर्टेबल वारंट्स के प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 1,544 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। डीबी रियल्टी ने कुल 25.75 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट जारी किए हैं, जिसका इस्तेमाल 1404 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने में किया जाएगा। दरअसल इस कंपनी ने अदानी गुड होम्स, गोदरेज रेजिडेंसी और कुछ अन्य कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है, जिनमें प्रमोटर और नॉन प्रमोटर ग्रुप दोनों शामिल हैं। इसके अलावा 20 सितंबर को बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज ने भारत की अदानी ग्रीन के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर किया है। इस जॉइंट वेंचर में टोटल एनर्जी $30 करोड़ का निवेश करेगी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद दोनों कंपनियों के बीच पहली बार इस तरह का कोई करार देखने को मिला है। 21 सितंबर को अदानी ग्रीन का शेयर 1% की बढ़त के साथ 1,019 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, गो एयर के बाद अब एयरलाइन स्पेस की एक और कंपनी अकासा एयर संकट में आ गई है। दरअसल अकासा एयर ने अपने उन पूर्व पायलटों के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया है जिन्होंने जरूरी नोटिस पीरियड सर्व किए बिना नौकरी छोड़ दी है। अकासा एयर का कहना है कि इसकी वजह से अगस्त महीने में कंपनी की उड़ानें काफ़ी डिस्टर्ब रहीं और कई फ्लाइट्स अंतिम समय पर कैंसिल करनी पड़ी। आपको बता दें कि अकासा एयर के 43 पायलटों ने इस्तीफा दिया है, जिसके बाद ये कंपनी संकट में आ गई है। कंपनी ने कहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो उसे अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ सकता है। पायलटों के अचानक इस्तीफे के कारण कंपनी को सितंबर में हर दिन 24 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी। एयरलाइन ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में ये जानकारी दी। एयरलाइन के वकील ने जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा से कहा कि नौकरी छोड़ने वाले पायलटों ने नोटिस अवधि पूरी नहीं की, जिस वजह से एयरलाइन को रोजाना कई उड़ानें रद्द करने पर
मजबूर होना पड़ा है। हालांकि 22 सितंबर की सुबह खबर आई कि कंपनी के सीईओ के मुताबिक छोड़ने वाले के मुकाबले कंपनी को ज्वाइन करने वाले पायलटों की संख्या ज़्यादा है। इस बीच कंपनी के लिए एक अच्छी खबर भी आई है और वो ये कि आकाशा एयर को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आकाशा एयर अब दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के गंतव्यों के लिए उड़ान भरने की योजना बना रही है। चौथी खबर, टाटा ग्रुप की एयरलाइन कारोबार से जुड़ी कंपनी एयर इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और फ्लाइट सेफ्टी चीफ को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। डीजीसीए ने 25 से 26 जुलाई को इंटरनल ऑडिट, एक्सीडेंटल प्रिवेंशन वर्क और ज़रूरी टेक्निकल स्टाफ स्ट्रेंथ की अवेलेबिलिटी को लेकर एक ऑडिट किया था। इस ऑडिट में रेगुलेटर को एयरलाइन की ओर से किए गए एक्सीडेंट प्रिवेंशन वर्क में कुछ कमियां मिली हैं। इसके अलावा इस एयरलाइन के पास फ्लाइट सेफ्टी मैनुअल और रेलेवेंट सिविल एविएशन की ज़रूरतों के हिसाब से आवश्यक संख्या में टेक्निकल स्टाफ भी मौजूद नहीं है। यही नहीं, इस ऑडिट में ये भी पता चला है कि एयरलाइन की ओर से किए गए इंटरनल ऑडिट या स्पॉट चेक्स सही तरीके से और नियामक ज़रूरतों के हिसाब से भी नहीं किए गए हैं। पांचवी खबर, आईसीआईसीआई ग्रुप की जनरल इंश्योरेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी और देश की दूसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को लेकर एक खराब खबर आई है। 22 सितंबर को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी एंड सीईओ भार्गव दासगुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि भार्गव दासगुप्ता का कार्यकाल अप्रैल 2024 में खत्म हो रहा है, जब वो कंपनी के साथ 15 साल पूरे कर लेते, पर निजी कारणों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो कंपनी के साथ पिछले 14 सालों से थे। इन 14 सालों के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 6 गुना और कंपनी का मुनाफा 78 गुना के आसपास बढ़ा है। 22 सितंबर को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर करीब आधा फीसदी गिरकर पर दिन के निचले स्तर से रिकवरी लेकर बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप डंजो की ओर से एक बार फिर अपने कर्मचारियों को वेतन देने में देरी हो रही है। रिलायंस और गूगल के समर्थन वाली ये कंपनी फंड जुटाने की चुनौतियों से जूझ रही है, जिस वजह से 2 महीने से सैलरी देने में देरी हो रही है। कंपनी नामा के 88वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि निवेशकों की ओर से वैल्यूएशन में कमी पर सहमति न बनने के चलते कंपनी फ्रेश पूंजी नहीं जुटा पा रही है और टुकड़ों में सैलरी देने की बात कही थी। अब डंजो के फाउंडर कबीर बिस्वास ने कर्मचारियों को वार्निंग दी है कि कैश फ्लो की स्थिति बिगड़ी तो और लोगों की भी छटनी हो सकती है और जून जुलाई की बकाया सैलरी अब नवंबर महीने में अदा की जाएगी। दूसरी खबर, खराब दौर से गुजर रहे एडटेक स्टार्टअप बायजूस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल अब बायजूस के एक और बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के सीईओ मृणाल मोहित ने निजी वजह से अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मोहित पिछले साल मई से कंपनी का भारतीय कामकाज देख रहे थे। कंपनी ने अपग्रेड इंडिया के पूर्व सीईओ रह चुके अर्जुन मोहन की तरक्की करते हुए उन्हें अब अपना इंडिया सीईओ बना दिया है। तीसरी खबर, भारतीय भाषाओं के ऑडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म कुकू एफएम ने अपने मौजूदा निवेशकों से सीरीज सी फंडिंग राउंड में $2.5 करोड़ की रकम जुटाई है। कुकू एफएम की ओर से इस रकम का इस्तेमाल कारोबार विस्तार पर किया जाएगा। इससे पहले सितंबर 2022 में कंपनी ने सीरीज B1 फंडिंग राउंड के जरिए $2.19 करोड़ जुटाए थे। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व नंदन नीलेकणी के समर्थन वाले फंडामेंटम पार्टनरशिप ने किया था। चौथी खबर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डीलशेयर ने अपने 130 कर्मचारियों की छटनी की है। दरअसल इस स्टार्टअप कंपनी ने अपना B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कारोबार बंद कर दिया है, जिसके चलते स्टाफ को नौकरी से निकाला गया है। यही नहीं, इस कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर्स को बेंगलुरु से गुड़गांव शिफ्ट कर दिया है। गौरतलब है कि डीलशेयर के सीईओ विनीत राव के इस्तीफे के करीब 1.5 महीने बाद ही कंपनी की ओर से छटनी की घोषणा की गई है। तो उम्मीद है आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा होगा, जिससे कॉर्पोरेट के साथ साथ स्टार्टअप जगत की तमाम बड़ी खबरें आपको पता चल गई होगी। आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो अगले हफ्ते शनिवार की शाम को इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।